वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, बेसिक डिटेल के बारे में और डेवलपमेंट बायोलॉजी के कंसेप्ट के बारे में। ये हमारा जो टॉपिक है वो थर्ड बुक जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है उसका यहाँ पर सेक्शन ए का टॉपिक चल रहा है और इसमें हम यहाँ पर बेसिक डिटेल जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टर्म्स एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी। देखिए, एम्ब्रियोलॉजी जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है और इसका जो मीनिंग होता है वो एम्ब्रियोन होता है। ठीक है, एम्ब्रियोन, और प्लस में इनकी स्टडी जो होती है उसे हम लोगस बोलते हैं, प्लस में लॉजी। ठीक है, तो एम्ब्रियोन जो है यहाँ पर वो एक अनबोर्न स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अनबोर्न यानी कि जो जन्मा नहीं है, और स्टडी जो है उसे बोलते हैं उनका अध्ययन करना। लॉजी मतलब स्टडी। तो यहाँ पर एक अनबोर्न स्ट्रक्चर है ना, उसकी यहाँ पर कंप्लीट स्टडी होगी। ठीक है, हालांकि ये अनबोर्न स्ट्रक्चर है लेकिन ये आगे जा कर के अपने आप में बदलाव करके, परिवर्तन करके, विकास करके ये एक एडल्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक जो एनिमल है उसके फॉर्म में ये बदल जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई एक ऐसी स्ट्रक्चर जो कि एक अनबोर्न है, जन्मी भी नहीं है, और उससे फिर एक जीव का निर्माण कैसे हो जाता है, तो उसकी स्टडी हम यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। अगर हम उसको सिंपल टर्म्स में देखें तो जो एम्ब्रियोज होते हैं यानी कि जो भ्रूण होते हैं उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। हालांकि जो एम्ब्रियोन वर्ड है वो सबसे पहले अरस्तु ने अपने कार्य के दौरान उपयोग में लिया था, यानी कि फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे अरस्तु, उन्होंने ही एम्ब्रियोन वर्ड का यूज़ लिया था। सो यहाँ पर फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की बात करें, यानी कि जो भ्रूण विज्ञान है उसके हम जनक की बात करें, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, तो वो अरस्तु कहलाते हैं। ठीक है, और इनका जो एम्ब्रियोलॉजी है उनकी हिस्ट्री में बहुत ही बढ़िया क्या है, योगदान भी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी के बाद में डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या है, यहाँ पर जो हमने अभी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है उसमें केवल यहाँ पर एम्ब्रियोज की स्टडी हो रही है। ठीक है, इसमें एम्ब्रियो का निर्माण कैसे हुआ है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, उन सब का यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सो यहाँ पर एक एम्ब्रियो के बनने से और एडल्ट के बनने तक और एडल्ट के भी आगे तक, यानी कि जब तक लाइफ रहती है तब तक उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता जाता है, उन सब का कंप्लीट जो हम एक तरीके से डिस्क्रिप्शन या वर्णन करते हैं वो डेवलपमेंट बायोलॉजी कहलाती है। सिंपल टर्म्स की बात करूँ यहाँ पर तो एक जो गोनेड सेल होती है, एक गैमेट सेल जो होती है, ठीक है, एक गैमेट सेल जो होती है वो किस प्रकार से एक एम्ब्रियो का निर्माण करती है और इस एम्ब्रियो से किस प्रकार से एडल्ट का निर्माण होता है, और एडल्ट जो है वो किस प्रकार से फिर से अपने गैमेट सेल को बनाता है। इसमें आने वाले सभी प्रोसेस की हम जो स्टडी करते हैं वो डेवलपमेंट बायोलॉजी कहलाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर 1 रिप्रोडक्शन, यानी जो जनन की प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है, तो वो हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, इसी के फलस्वरूप होने वाली एक एक्टिविटीज़ फर्टिलाइजेशन, इसके भी स्टडी हम किस में करते हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी में करते हैं। इसके बाद इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्लेवेज प्रोसेस होती है जिसके कारण जो जाइगोट होता है वो आगे 2 सेल, 4 सेल और 8 सेल में डिवाइड होता है और जा कर के एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ठीक है, उसके स्टडी। इसके अलावा मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस जो होती है, बिकॉज काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने एग से, ठीक है, लार्वा अवस्था को जन्म देते हैं और वो लार्वा अवस्था जो होती है ना वो एक एडल्ट का फॉर्मेशन करती है। तो ऐसे प्रोसेस में क्या होता है कि उनके लार्वा स्टेज में मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें एनिमल जो होता है वो अपनी स्टेज को चेंज कर लेता है एडल्ट फेज में। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हटती भी है, कुछ चीज़ें नई भी ऐड होती है, तो मेटामॉर्फोसिस के टाइप में वो चला जाएगा। नेक्स्ट, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस हो गई। इसके अलावा रीजनरेशन जो प्रोसेस होती है वो भी डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर ही या डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर ही इंक्लूड करी जाती है। तो ऐसे सभी जो प्रोसेस होती हैं एक एनिमल के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, निर्माण के लिए,
उन सभी की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे हम डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं वापस से एम्ब्रियोलॉजी को, तो यहाँ पर केवल एम्ब्रियन जो कि भ्रूण होते हैं केवल उन्हीं की स्टडी होती है। भ्रूण कैसे बना है, ठीक है, कौन कौन से उसमें प्रोसेस लग रही हैं, उसके निर्माण के लिए भी रिप्रोडक्शन हेल्पफुल है कि नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। सो ये जो वर्ड है एम्ब्रियोलॉजी वो सही से सभी चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पाता है। सो हम उसके बदले डेवलपमेंट बायोलॉजी टर्म्स को यूज़ में लेते हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी में एम्ब्रियोलॉजी का भी क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट वर्णन किया जाता है। डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत हम एम्ब्रियोलॉजी को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सो इस प्रकार से यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया डेवलपमेंट बायोलॉजी में और एम्ब्रियोलॉजी में। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट, जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो एक एनिमल में किस प्रकार से हो सकती है, एक ही एनिमल में, ठीक है, या फिर जीवों में जो डेवलपमेंट होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है, किस किस टाइप का हो सकता है। तो मोस्टली इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है पॉपुलेशन में, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं जिनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट के टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल एनिमल्स के अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं हम ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, ठीक है। और यदि हम पॉपुलेशन में डेवलपमेंट को देखते हैं तो उसे बोलते हैं फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। अंतर क्या होता है दोनों में, ऑन्टोजेनेटिक में और फाइलोजेनेटिक में? तो देखिए, एक जो एनिमल होता है, ठीक है, उसमें एग से लार्वा अवस्था बनती है, लार्वा अवस्था से वो फिर एडल्ट में चेंज होता है, ठीक है, और एडल्ट से वापस से वो क्या करता है, जनन करने लग जाता है। तो ये तीनों जो स्टेजेस है ना वो एक ही एनिमल की है, ठीक है, एक ही जीव की है, सिंगल एनिमल्स, कोई भी एनिमल कैसा भी हो, ठीक है, जिनमें अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो एक ही एनिमल की अगर उनकी डिफरेंट स्टेज की हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। लेकिन दूसरा डेवलपमेंट कैसा है, दूसरा डेवलपमेंट है कि एक एनिमल जो है सिंगल टाइप का, ठीक है, उसकी स्टडी हम अलग अलग समय के दौरान होने वाले एनिमल से करते हैं। जैसे कि एक जो एनिमल था, जैसे कि हम बात करते हैं एक ह्यूमन, मनुष्य है, ठीक है, वो पहले किस प्रकार के था, उसका डेवलपमेंट कैसा था, आज वो किस प्रकार का है। तो मतलब बहुत लंबा जो पीरियड है, ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, मतलब ह्यूमन है, उसकी एक पीढ़ी चली गई है, दूसरी पीढ़ी आ रही है, तीसरी पीढ़ी आ रही है, मतलब यहाँ पर जो एनिमल है वो चेंज हो गया है, वो सिंगल नहीं रहेगा। अब उसकी दूसरी पीढ़ी आएगी तो वो चेंज हो गया है, फिर तीसरी पीढ़ी आएगी वो चेंज हो गया है। तो कहने मतलब क्या हो गया कि एक ही एनिमल के लाइफ में अगर डिफरेंट स्टेज आती है तो ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एनिमल ही चेंज हो जाए, फर्स्ट पीढ़ी का है, फिर सेकंड पीढ़ी का है, फिर थर्ड पीढ़ी का है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन हो गया, सेकंड जनरेशन ह्यूमन हो गया और फिर थर्ड जनरेशन ह्यूमन हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ आदि मानव हो गया, ठीक है, फिर एक तरीके से मानव हो गया और आज का जो मानव है यानी कि मॉडर्न। तो तीनों में अंतर है कि नहीं, उनके ग्रोथ में, उनके विकास में। ये जो यहाँ पर आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, ये डेवलपमेंट कहलाता है फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। और ये क्या होता है, पॉपुलेशन से संबंधित होता है, यानी कि एक पूरी पॉपुलेशन मिलेगी उन्हीं एनिमल्स की आपको। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें केवल सिंगल एनिमल होता है, उनकी डिफरेंट स्टेजों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अब डेवलपमेंट बायोलॉजी में एम्ब्रियोलॉजी की कुछ हिस्ट्री के बारे में, यानी कि इनके इतिहास के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। बेसिक हिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि भाई एम्ब्रियोलॉजी के संदर्भ में कौन कौन से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किस प्रकार से एम्ब्रियोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिस्ट हिप्पोक्रेटस की। देखिए, साइंटिस्ट जो हिप्पोक्रेटस है उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के संदर्भ में बताया कि जो एम्ब्रियो है उसका निर्माण जो होता है ना वो 4 प्रकार के ह्यूमर से होता है, यानी कि द्रव्य से होता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में 4 जो ह्यूमर्स हैं, ठीक है, जिनको अपन द्रव्य बोलते हैं, उनसे एम्ब्रियो के निर्माण को बताया है, या फिर हम एलिमेंट्स ही बोल सकते हैं इनको, एलिमेंट्स।
ये 4 एलिमेंट्स थे। नंबर 1 एयर यानी कि हवा, दूसरा फायर यानी कि आग, तीसरा वाटर यानी कि जल, और चौथा सोइल यानी कि मिट्टी। जितने भी एम्ब्रियोज हैं उन सब का फॉर्मेशन जो है वो इन 4 द्रवों से हुआ है अकॉर्डिंग हिप्पोक्रेटस। इन्होंने बताया कि भाई जितने भी एम्ब्रियो हैं उनका निर्माण जो है वो इन 4 तत्वों से हुआ है। ठीक है, इसकी थ्योरी का समर्थन जो है वो साइंटिस्ट जो एम्पेडोकल्स हैं उन्होंने भी किया है। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन्हीं की थ्योरी का क्या किया है, समर्थन किया है कि भाई हाँ हिप्पोक्रेटस जो बोल रहे हैं वो ठीक है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है वो इन 4 तत्वों से होता है। और एक हमने विचारधारा पहले भी सुन रखी है कि भाई जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है। हमारे जो पूर्वज हैं, बड़े बुजुर्ग जो है वो कहते हैं, जिसमें वो नाम लेते हैं कि जल, ठीक है, हवा, मृदा, आकाश और अग्नि। ठीक है, इन 5 तत्वों को मानते हैं और 5 तत्वों में ही हमारा शरीर जो है वो विलीन हो जाता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी यहाँ पर जो हिप्पोक्रेटस है उन्होंने 4 जो ह्यूमर्स हैं वो बताएं कि इनका निर्माण इस प्रकार से हुआ है। नेक्स्ट, हिप्पोक्रेटस के बारे में एक छोटा सा टर्म्स और है जो कि पेपर में पूछ सकता है और कंपटीशन के बेसिस पे इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन साइंस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये औषधीय विज्ञान के जनक हैं। तो ये हो गए कौन, फादर ऑफ मेडिसिन साइंस, मेडिसिन साइंस। ठीक है, हिप्पोक्रेटस को औषधीय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दूसरे साइंटिस्ट थे एम्ब्रियोलॉजी की हिस्ट्री में अरस्तु, अरिस्टोटले। इनके जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा क्या है, इनके हिंदी के नाम के थोड़ा डिफरेंट है, तो इसे याद करने के लिए क्या होता है भाई, अरिस्टोटले जो कि अरस्तु है। नेक्स्ट, इन्होंने क्या बोला कि एम्ब्रियोलॉजी के संदर्भ में कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके एग से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ तक कि इन्होंने बोल दिया कि जो एग है ना, एग वो एम्ब्रियो ही है और इस एम्ब्रियो से ही क्या होता है, एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब इन्होंने पता है क्या विचारधारा रखी कि एडल्ट कैसे बनता है। इन्होंने बोला कि जो एडल्ट में जो शरीर के अंग होते हैं या उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो छोटे रूप में एम्ब्रियो में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, पहले से क्या होती है, प्रेजेंट होती है, लेकिन वो माइक्रो टाइप में होती है, यानी सूक्ष्म रूप में होती है जिससे हमें वो दिखाई नहीं देती है। तो फिर एडल्ट कैसे बनता है, इन्होंने बोला कि जो एम्ब्रियो है उसमें कुछ चेंज होता है और ये थोड़े अपने साइज़ में क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, जिससे कि साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है और वो एडल्ट कहलाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया अरस्तु ने कि भाई एम्ब्रियो है वो ही एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बस शर्त ये है उसका जो साइज़ है वो छोटा होता है और वो अपना साइज़ बड़ा करके एडल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल समझते हैं अरस्तु के बारे में। अरस्तु ने सबसे पहले जो एम्ब्रियोलॉजी है उसके ऊपर लिखित में अपना ग्रंथ प्रकाशित किया था डी जनरेशन एनिमिलियम के अंदर। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले जो एम्ब्रियन वर्ड है, एम्ब्रियन जो वर्ड है उसका उपयोग भी किया था। सो इसे फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट कंपटीशन के बेसिस पे क्वेश्चन हो गया फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, भ्रूण विज्ञान के जो पितामह है या जनक है वो किसे कहा जाता है, तो अरस्तु कहा जाएगा। सिंपल सा रीज़न है, इन्होंने लिखित में एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर अपने सिद्धांत दिए और सिद्धांत में कहा कि जो भी एम्ब्रियोज है उसमें सभी अंग जो होते हैं वो पहले से ही माइक्रो टाइप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो आगे जा कर के अपने साइज़ में वृद्धि कर लेते हैं और एडल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इन्होंने बताया कि जो समुद्री जीव होते हैं, ठीक है, जो मैराइन एनिमल्स होते हैं, उनके एग से सीधे ही एडल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, उनके एग से ही सीधे एडल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सो यहाँ पर एग जो है, एग को उन्होंने एम्ब्रियो बोल दिया और एम्ब्रियो से क्या हो गया, एडल्ट का फॉर्मेशन हो गया। जैसे कि एग्जांपल की बात करूँ मैं यहाँ पर ऑक्टोपस, इन्होंने ऑक्टोपस के बारे में बताया और कैटल फिश जो है, ठीक है, इस जीव के बारे में भी उन्होंने बताया कि इनके जो अंडे होते हैं
ठीक है, वो एग लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं और लार्वा से सीधे क्या होता है भाई, एडल्ट का निर्माण हो जाता है। इसमें कोई और प्रोसेस नहीं होती है जिसके कारण हम ये कह सकें कि भाई एम्ब्रियोलॉजी क्या है वो डिफरेंट है। सो इनका सीधा टर्म्स था कि एग से लार्वा बना, लार्वा से क्या बन गया, एडल्ट बन गया, ठीक है, एडल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इन्होंने दो अच्छी बातें कही हैं अपने सिद्धांत के अंतर्गत जो कि बढ़िया भी है, इम्पोर्टेंट भी है। नंबर एक, पहला इनके सिद्धांत का जो रिजल्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो एम्ब्रियोज है, ठीक है, उसमें सभी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पहले से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी जो ऑर्गन है वो पहले से ही माइक्रोटाइप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बस वो अपने साइज में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो यहाँ पर एग होता है, अंडा जो होता है, ठीक है, वो नॉन डिफ्रेंशिएटेड होता है, नॉन डिफ्रेंशिएटेड होता है। इसका मतलब ये है कि अंडा जो है वो अविभेदित होता है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिसके कारण ये जो एग है वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, ये डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है और एडल्ट का निर्माण कर लेता है। लेकिन डिफ्रेंशिएटेड कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि इनके एग में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और उस फर्टिलाइजेशन के दौरान उसमें ऐसा कुछ होता है कि वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। अरस्तु के इन्हीं दोनों सिद्धांतों के आधार पर आगे जाकर के एम्ब्रियोलॉजी के संदर्भ में दो थ्योरीज दी गई जिन्हें हम प्रीफॉर्मेशनिज्म और एपिजेनेसिस कहते हैं। दोनों थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।